नमस्कार। फिजिकल ज्योग्राफी की आज की क्लास में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की और हमारा आज का जो चैप्टर है, साउंड में किसी भी तरीके की डिस्टर्ब हुई है तो मैं दोबारा कह देता हूँ। फिजिकल ज्योग्राफी में आज की क्लास में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना पे डिस्कस करेंगे। थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि साउंड में थोड़ा कठिनाई है तो देन बेटर दो बार सुन लिया। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है और क्रस्ट मेंटल फोर्स से को बड़ी तकलीफ देता है। क्रस्ट मेंटल केवल क्रस्ट मेंटल कोर ही तकलीफ नहीं देता है, मोह असमानता, पोनार्ड असांतत्य, हेपेटी असांतत्य, गुटेनबर्ग विसर्ट असांतत्य, हेमैन असांतत्य, ये भी आपको तक मेंटल के जो क्लासिफिकेशन को लेकर के ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, कुछ विद्वान इसके तीन भाग बताते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत ही शानदार क्लास है ये। एस्टेनोस्फेयर की कहानी, लो वेलोसिटी जोन आपने नाम, निम्न गति मंडल, मेंटल का ऊपरी भाग, कई ऐसे अच्छे अच्छे प्रश्न, बेहद रोचक क्लास रहने वाली। 40-50 मिनट। यदि हेडिंग डालें, आज जो हमारा पहले तो अपन दो छोटे छोटे क्लासिफिकेशन, तो वांडर ब्रैक का पढ़ ले या फ्रीज का पढ़ ले, बाद में मैं इस नेक्स्ट हेडिंग डालिए, वांडर ब्रैक का वर्गीकरण। वांडर ब्रैक का वर्गीकरण। देखो विद्यार्थी, ज्यादा नाम देख करके मत डरना, क्योंकि इन्होंने ज्यादा कोई मैटर नहीं दिया है, बट कितनी परतें दी है और डेंसिटी या तत्व के बारे में कुछ बताया है नहीं, इतनी अपन ढूंढ लेते हैं। तो वांडर ग्राफ्ट ने 4 परतें बताई पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो शॉर्टली अपन वांडर ग्राफ्ट की इन 4 परतों पर डिस्कस कर ले, कौन कौन सी परतें हैं। तो नंबर 1 मैं 1 बाय 1 लिखूंगा और क्या चीज है वो भी मैं इसके अंदर लिखने की कोशिश करूंगा। नंबर 1 लिखो आप, बाह्य सिलिका प्रॉपर्टी। पहली है बाह्य, थोड़ा इसका नाम लंबा है हो, सिलिका प्रॉपर्टी। मतलब पूर्व में जो क्लासिफिकेशन पढ़े थे उसमें शॉर्ट शॉर्ट नाम थे, थोड़े नाम लंबे दे रखे। बाह्य सिलिकॉन प्रॉपर्टी, डेंसिटी 2.75 से 2.9 मानिए, घनत्व इसने 2.75 से 2.9, स्पेशल है वो। वैसे 2.7 से 2.9 ये चीज तो अपन पूर्व में भी सियाल में अपन पढ़ के आए हैं, बट ये बाह्य सिलिका प्रॉपर्टी के रूप में इसको यूज कर रहा है। गहराई स्थल के नीचे 60 किलोमीटर, सागर के नीचे 10 से 20। गहराई स्थल के नीचे तो ये मान रहा है 60 किलोमीटर, और सागर के नीचे 10 से 20। डेंसिटी इंपॉर्टेंट है, गहराई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस प्रश्न में। डेंसिटी पे आप टिक कर देना, यहां से पूछे जाने की संभावना है। सिलिका, एल्यूमिनियम, पोटेशियम और सोडियम ये इसमें मिलेंगे। सिलिका मिलेगा, एल्यूमिनियम, पोटेशियम भी इसमें मिलेगा और सोडियम। ये तो वही है, सियाल के बिल्कुल सियाल जैसी है। विद्वान का नाम चेंज हो गया ये बात है, बाकी मुझे सियाल से अलग कुछ नजर नहीं आता है। पोटेशियम उसमें भी था, एल्यूमिनियम भी था, सिलिका भी था।
दूसरा लिखिए आंतरिक सिलिकेट व मेंटल। नाम थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, आंतरिक सिलिकेट, आंतरिक सिलिकेट व मेंटल। ये थी बाह्य सिलिका प्रॉपर्टी, ये है आंतरिक सिलिकेट व मेंटल। और डेंसिटी 3 से 4.75 मान रहा है, तो घनत्व मान रहा है 3 से 4.75। गहराई भी इसमें थोड़ी सी भिन्न बताई है। गहराई ये 60 से लेकर के 1140 किलोमीटर या 1200 तक मानता है। गहराई लिख दो 60 से 1140। देखो कुछ बुकें 1200 किलोमीटर भी लिखती है। दोनों ही चीजें बता देता हूं, तब मैं थोड़ा सा सीरियसली होकर के इसको देख लें। गहराई 60 से 40। एक इसमें ना बाह्य सिलिकॉन प्रॉपर्टी, इसमें ग्राफ स्पेशली लिखता है कि प्रशांत महासागर के नीचे ये 0 किलोमीटर है। प्रशांत के नीचे ये नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि प्रशांत थोड़ा गहरा है। कौन नहीं मिलेगी? बाह्य सिलिका प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। ये हो गया आंतरिक सिलिकेट मेंटल। आंतरिक सिलिकेट व मेंटल है हो, और ये है बाह्य सिलिका प्रॉपर्टी। उसके बाद में 3 नंबर पे लिखो। हाँ, इसमें यदि आप कौन से खनिजों की प्रधानता वो लिखना चाहो तो सिलिका, मैग्नीशियम और कैल्शियम आएंगे इसमें। सिलिका आएगा, मैग्नीशियम आएगा और कैल्शियम आएगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको विद्यार्थियों रटने की कोशिश मत करना। नॉर्मली ध्यान रख लो, ऊपर सिलिका एल्यूमिनियम है, इसमें सिलिका मैग्नीशियम है, सीमा वाली कंडीशंस बता रहा है, और क्या है। तीसरी जो परत है वो सिलिकेट तथा मिश्रित धातु परत। तीसरी का नाम उसने दिया सिलिकेट, सिलिकेट तथा मिश्रित धातु परत। सिलिकेट तथा मिश्रित धातु परत। डेंसिटी 4.75 से 7.8। घनत्व 4.75 से 7.8। कुछ बुकों के अंदर यहाँ 5 लिखा हुआ, वो थोड़ा मुझे डाउटेबल लगा, बट कुछ बुकें हैं वो 7.8 लगती है, तो इसमें आप यही मानना 4.75 से लेकर के 7.8 तक। गहराई 1140 से लेकर के 2900। तो गहराई है वो 1140 से लेकर के 2900 किलोमीटर है। तो एज ए सीमा मान लें अपन, ये तो एज ए सीमा है। और दूसरे रूप में वो जो आगे एक क्लासिफिकेशन आएगा उसमें ये एज ए मेंटल मान सकते हैं। दूसरे रूप में क्लासिफिकेशन का मतलब जैसे ये आएगा ना, ये इसमें तो आप एज ए ये मानो, आप ये परत है पूरी पूरी, है ना। अभी ये काम आएगा अपने पूरा, अगले के अंदर इस डायग्राम को पढ़ेंगे। ज्योग्राफी को जितना डायग्राम से समझेंगे उतना मजा आएगा। हो गया ये तीसरी परत। इसमें लोहा, निकल, सिलिका और मैग्नीशियम मिलेगा। इसमें आपका लोहा भी होगा, निकल भी इसमें आएगा, सिलिका भी इसमें आएगा और मैग्नीशियम भी इसमें आएगा। ओके। और उसके बाद चौथी परत है जिसका नाम उसने दिया धात्विक नाभि। चौथी परत का नाम है धात्विक नाभि। धात्विक नाभि कहते हैं या धात्विक केंद्र कहते हैं। गहराई तो 2900 से केंद्र तक है। घनत्व उसने माना 11, घनत्व माना 11
और गहराई 2900 से लेकर के केंद्र तक। बाकी इसकी कोई विशेष विशेषता नजर नहीं आती। अब विद्यार्थियों मैं आपको सलाह दूंगा कि वांडर ग्राफ्ट के नाम जरूर याद रख लें कि वांडर ग्राफ्ट ने बाह्य सिलिका प्रॉपर्टी, उसके बाद इसका क्रम भी देखना, थोड़ा एक जैसे नाम है तो तुम्हें कंफ्यूज करेगा। बाह्य सिलिका प्रॉपर्टी नंबर 1, इसका एक सर्किल के अंदर डायग्राम भी बना लेना हो। मैं इतना सारा बनाने जाऊंगा तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा आपका। आपको बैठ करके आराम से बाह्य सिलिका प्रॉपर्टी बनानी है, उसकी डेंसिटी लिख देनी उसमें और उसकी गहराई लिख देनी अलग अलग। आंतरिक सिलिकेट व मेंटल, उसके बाद में आएगा सिलिकेट तथा मिश्रित धातु परत। ये मिश्रित धातु परत नीचे आएगी, मेंटल ऊपर आएगा, है ना। और उसके बाद सबसे अंत में होगा आपकी धात्विक नाभिक। क्लियर? ये हो गया वांडर ग्राफ्ट का वर्गीकरण। उसके बाद एक और वर्गीकरण है, वो है जेफरीज का वर्गीकरण, वो भी देख लें आप। ओह, जेफरीज, जेफरीज का वर्गीकरण। जेफरीज ने 4 परतें बताई। जेफरीज के क्लासिफिकेशन में आपको ध्यान रखना है कितनी परतें हैं, 4। बस इसका भी नाम है, बाकी कुछ नहीं। देखो हम तो एक एक प्रश्न के मोहताज रहेंगे, तो हमें किसी को भी सामान्य वे में ऐसा नहीं समझना है कि यार वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है उसको नहीं पढ़ना। हो सकता है एक प्रश्न वहां से लुढ़क जाए। जेफरीज की 4 परतें लिखी, बाह्य परत, द्वितीय परत, मध्यवर्ती परत और निचली परत। नंबर 1, बाह्य परत। देखो बाह्य परत में उसने लिखा क्या है, सिंपली, और कोई डेंसिटी वगैरह के बारे में उसने बात नहीं करी। उसने केवल कहा है कि ये परतदार सेलों से निर्मित है, तो इतना लिख दो, परतदार सेलों से निर्मित। फिर नंबर 2 इसने नाम दिया द्वितीय परत, दूसरी का नाम दिया द्वितीय परत। और द्वितीय परत के बारे में उसने कहा ग्रेनाइट से निर्मित, ग्रेनाइट से निर्मित। और उसके बाद नंबर 3 उसने कहा मध्यवर्ती परत। नंबर 3 का उसने नाम दिया मध्यवर्ती परत। और तीसरी परत के बारे में उसने बताया डायोराइट और थेचिलाइट से निर्मित। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, डायोराइट व थेचिलाइट से निर्मित। और नंबर 4 में उसने निचली परत की बात करी है, निचली परत। और उसके लिए वही जिसके बारे में हमने निफ्फे में डिस्कस किया था, जो अधिक डेंसिटी वाली है, ड्यूनाइट और पेरिडोटाइट। उसने भी, इसने भी पेरिडोटाइट, ड्यूनाइट और इक्लोजाइट 3 चट्टानें बताई है। ड्यूनाइट, पेरिडोटाइट और इक्लोजाइट, ये क्लासिफिकेशन इसने किया। बाह्य परत परतदार सेलों से निर्मित, द्वितीय परत ग्रेनाइट से निर्मित, मध्यवर्ती परत डायोराइट से निर्मित, निचली परत ड्यूनाइट, पेरिडोटाइट और इक्लेजाइट से निर्मित। ये हो गया आपका जेफरीज का वर्गीकरण। तो अभी छोटे छोटे क्लासिफिकेशन तो सारे हो गए। अब अपन मूल क्लासिफिकेशन पे आते हैं, जिसको अपन आधुनिक वर्गीकरण कहते हैं। वो भूकंपीय तरंगों के आधार पर, भूकंपीय लहरों की गति के आधार पर क्लासिफिकेशन किए गए आधुनिक मत। आधुनिक मत, नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, आधुनिक मत। आधुनिक मत कौन सा? क्रस्ट, मेंटल और
कोर वाला आधुनिक मत। और इस मत का जो आधार है वो भूकंपीय लहरों की गति में अंतर है। इस क्लासिफिकेशन का आधार क्या है? भूकंपीय लहरों की गति में अंतर। इसके संदर्भ में अपन ये भी कह सकते हैं कि असंबद्धता परतें, डिसकंटिन्यूटी लेयर है, वो इसका आधार बनी। कई बार आपने पढ़ा होगा, मैंने पूर्व वाली क्लास में भी बताया था, जब आप पृथ्वी की गहराई में जाते हैं या पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में किताबों में पढ़ते हैं तो किताबों में कुछ नाम आते हैं, जैसे मोहो अशांत तत्व है, कोनार्ड अशांत तत्व है, रेपिटी अशांत तत्व है, गुटेनबर्ग बीसर्ट अशांत तत्व और लेमेन अशांत। ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाई जाने वह सतहें हैं या वह परतें हैं जिसमें भूकंपीय तरंगों की गति में अचानक बदलाव आता है, जिसे हम उसको डिसकंटिन्यूटी लेयर कहते हैं या असंबद्ध परत कहते हैं। इस अभिनव मत के अनुसार पृथ्वी के 3 मंडल हैं, सतह से लेकर अर्थात धरातल से लेकर के 6378 किलोमीटर की गहराई तक पृथ्वी की 3 लेयर बनती है। सबसे ऊपर है भूप्रपट्टी, और नंबर 2 पे है मेंटल जिसको प्रावार भी कहते हैं, और नंबर 3 पे है कोर जिसको इंग्लिश में कोर और हिंदी में क्रोड कहते हैं। तो अपन सामान्यतः तीनों को अलग अलग पढ़ें। तो सबसे पहले हेडिंग डालो भूप्रपट्टी। आधुनिक मत में नंबर 1 भू प्रॉपर्टी, क्रस्ट बोलते हैं। ओके, अब थोड़ा सा लिख दें क्रस्ट के बारे में, क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज देखना और जानना जरूरी है। तो क्रस्ट के बारे में आप 2-4 चीजें लिखो। सबसे पहला तो डेंसिटी लिख दो, क्योंकि मूल चीज डेंसिटी से ही पकड़ में आएगी। वैसे इसमें भी अपन यूं करेंगे, डेंसिटी को ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट में अलग अलग बांट करके लिखेंगे, क्योंकि क्लासिफिकेशन में अलग अलग बताई हुई है। तो सबसे पहले अपन गहराई के बारे में लिख देते हैं। देखो, इसकी गहराई महाद्वीपों के नीचे 50 किलोमीटर गहराई। गहराई में अलग अलग लिखना, महाद्वीप के नीचे 50 किलोमीटर। देखो, कुछ महाद्वीपों के नीचे अधिक मिलेगी, कुछ के नीचे कम मिलेगी, लेकिन एवरेज 50 किलोमीटर मिलेगी। महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर। देखो, कुछ बुकों में 5 से 10 भी मिलेगा, लेकिन ये इतना वैल्यूएबल क्वेश्चन नहीं है। बट औसत गहराई 33 किलोमीटर है, ये कुछ बुकों के अंदर मिलेगा। तुम्हें विद्यार्थियों ये ध्यान रखना है कि भू प्रॉपर्टी महाद्वीपों के नीचे अधिक गहरी और महासागरों के नीचे कम गहरी पाई जाती है। ये ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट है मतलब ये कथन है। जैसे प्रश्न पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में सही और गलत को छांटिए, उसमें जब आता है तो ध्यान रखना महाद्वीपों के नीचे अधिक गहरी कितनी के 50 किलोमीटर तक गहरी, महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर तक गहरी है। और औसत जो इसकी गहराई है वो 33 किलोमीटर मानी गई। ये जो पूरी भूप्रपट्टी परत है, इसका एक प्रश्न बनता है, ये पृथ्वी के आयतन का कितना भाग है और पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना भाग है। आयतन का मतलब जो टोटल पृथ्वी का स्थान घेरा गया है इस एटमॉस्फेयर के अंदर, जितनी बड़ी है पृथ्वी, तो इसने इस वायुमंडल में कितना स्थान, वायुमंडल नहीं अंतरिक्ष में कितना स्थान घेरा है, वो उसका आयतन कहलाता है। और द्रव्यमान का मतलब उसके पदार्थ का भार है। तो टोटल पृथ्वी के द्रव्यमान का क्रस्ट कितने परसेंट है और आयतन का कितने परसेंट है, ये एक प्रश्न बनता है। इस प्रश्न को मैं आपको नोट करवा रहा हूं, ये चीज आप जरूर ध्यान रखना। तो इसमें लिखो आयतन का 0.5% क्रस्ट है वो पृथ्वी के, आप पूरा लिखना, पृथ्वी के आयतन का 0.5% और पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.2% है। विद्यार्थियों मत भूलना, आयतन का 0.5 यानी आयतन का थोड़ा ज्यादा है और द्रव्यमान का कम है।
क्लियर हुआ? अब इसको दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, और बीच में एक डिसकंटिन्यूटी लेयर है। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डाल करके लिखिए ऊपरी क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट ऐसे लिखिए। इसमें मैं ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा, बस गहराई और डेंसिटी के संदर्भ में लिखाऊंगा। ऊपरी क्रस्ट देखो ग्रेनाइट से निर्मित, फिर वही बात आ रही है, देखो ग्रेनाइट बार बार आ रहा है। मतलब मैं आपका ये ध्यान यहाँ ले जाना चाहता हूँ कि ऊपरी परत में ग्रेनाइट ज्यादा है, मध्यवर्ती में बेसाल्ट ज्यादा है, सबसे नीचे पेरिडोटाइट डूनाइट वो ज्यादा है। तो ग्रेनाइट से निर्मित हो गई, डेंसिटी 2.8, कुछ कहीं पर आपको 2.7 भी मिलेगी, 2.7 या 2.8, ये इस परत का रहेगा घनत्व। और एक चीज यहाँ इसमें लिख दो, पी तरंग की गति है वो 6 किलोमीटर प्रति सेकंड रहती है। इसमें जो अपनी पी तरंग है ना, क्योंकि ये भूकंपीय लहरों की गति के आधार पे ही क्लासिफिकेशन है, तो एग्जामिनर का दिमाग चला जाता है कि भाई ऊपरी क्रस्ट में गति क्या रहती है, तो पी तरंग की गति रहती है यहाँ 6 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये एक डिजिट जरूर याद रखना कि पी तरंग है वो 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से निकलती है। ठीक है, उसके बाद में आ जाते हैं निचली क्रस्ट पे। ये तो हो गया ऊपरी क्रस्ट। अब बी लिख दो निचला क्रस्ट। नहीं, स्टार लगा करके लिखो, कोनार्ड असांतत्य। कोनार्ड असांतत्य ऐसे लिखो। देखो ऊपरी क्रस्ट व निचले क्रस्ट के मध्य पाई जाने वाली असंबद्ध परत, ऊपरी क्रस्ट व निचले क्रस्ट के मध्य पाई जाने वाली असंबद्ध परत, असंबद्ध परत। अब लिखो निचला मेंटल, सॉरी निचला क्रस्ट, मेंटल नहीं, निचली क्रस्ट को अपन आगे बाई डायग्राम से भी देखेंगे। निचली क्रस्ट या निचली प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं आप। इसमें डेंसिटी लिख दीजिए 2.9 या 3। घनत्व आपको वैसे 2.9 सफिशिएंट है, कुछ बुकों के अंदर 3 भी लिखा हुआ आता है, तो वो एक ही चीज माननी है, ज्यादा इसमें वेरिएशन नहीं लाना। पी की गति 6.9 हो जाएगी और बेसाल्ट से निर्मित ये चट्टान होगी, सॉरी ये परत होगी किससे निर्मित, बेसाल्ट से निर्मित। और पी तरंग की गति इसमें हो जाएगी 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट थोड़ा सा फर्क पड़ता है। यहाँ 6 किलोमीटर प्रति सेकंड है और यहाँ 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड है। जैसे ही डेंसिटी बढ़ी है, डेंसिटी बढ़ी है तो स्वाभाविक है कि इसकी गति है वो बढ़ेगी। ओके, उसके बाद में आएगा आपका मेंटल। ये समझ में आ गया पूरा? ओवरऑल हर लाइन में एक एक क्वेश्चन है। डायग्राम से आप समझना चाहते हैं, मैं इस डायग्राम से भी आपको बता दूंगा। पहले ये पूरा खाका आपके दिमाग में बिठा देता हूं। ये जो इसने लिखा है ना 33, एवरेज यहां तक आपकी क्रस्ट है, इसको तुम सियाल भी कह सकते हैं, बट सियाल थोड़ी सी इससे भिन्न है क्रस्ट से, क्योंकि उसका जो लेंथ गहराई वगैरह है उसके संदर्भ में उसने अलग क्लासिफिकेशन किया है। तो 33 किलोमीटर तक एवरेज आपकी क्रस्ट होगी। उसके बाद में देखो क्रस्ट के ये दो हिस्से किए हुए हैं, एक हिस्सा तो ये है और एक हिस्सा ये है, 1 और 2, और इसके बीच में आप ये देखो ये कोनार्ड असमानता लिखा हुआ है। एक ध्यान रखना, क्रस्ट ठोस है, ये तो आप सब जानते हैं ठोस है।
उसके बाद में क्रस्ट के नीचे ये वाला जो भाग है 2900 किलोमीटर तक, 33 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक का एरिया है, वो आपका माना जाता है मेंटल। और 2900 से लेकर के 5100 किलोमीटर तक का एरिया है, वो आपका माना जाता है कोर। ये चीज आपके दिमाग में पहले से फिक्स होनी चाहिए। अब अपन ने कॉनार्ड पढ़ लिया। अब जैसे ही क्रस्ट पूरा होगा और मेंटल शुरू होगा तो उसके बीच में आएगी मोह असंबंधता, मोह डिसकंटिन्यूटी। तो अगली हेडिंग डालने से पहले ये हो गया क्रस्ट, उसके बाद में आप हेडिंग डालो मोह असंबंधता। मोह असंबंधता या मोहरोविक असंबंधता, चार लगा करके लिखना हो। मोह असंबंधता, मोहरोविक असंबंधता भी है, सॉरी अशांतत्य भी इसका एक वर्ड चलता है हो, अशांतत्य। हाँ, इसका लिख दो निचली प्रॉपर्टी, ऐसे लिखना हो, निचली प्रॉपर्टी व मेंटल के मध्य पाई जाने वाली असंबंध परत। आप पूरा लिखना, मैं इतना ही लिख रहा हूं। निचली प्रॉपर्टी व मेंटल के मध्य पाई जाने वाली असंबंध परत लिख दिया। जहां भूकंपीय तरंगों की गति में, जहां भूकंपीय तरंगों की गति में अचानक वृद्धि होती है, तरंगों की गति में अचानक वृद्धि होती, ये थोड़ा ध्यान रखना हो। यहाँ भूकंपीय तरंगे हैं वो तेज गति से बढ़ेगी। इसकी खोज 1909 में मोहरोविकिक नामक विद्वान ने की थी। खोज का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इनकी खोज 1909 में मोहरोविकिक भी लिख सकते हैं, या मोहरोविक भी आता है कुछ बुकों के अंदर। मोहरोविकिक नामक विद्वान ने की थी। ठीक है, तो क्रस्ट, देखो इसमें ऐसा भी आ सकता हो कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन सा अशांतत्य है, क्रस्ट प्लस मेंटल। तो ये प्रश्न भी तो सही है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में भी है। या इसको इस रूप में पूछ ले, जैसे ये है निचली क्रस्ट और मेंटल, तो निचली क्रस्ट और मेंटल के बीच में भी आ जाएगा, और निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, ऐसा भी पूछ सकते हैं। ये भी आपका सही है, निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में भी पाई जा सकती है। समझ गए? उसके बाद में देखो, इसका क्लासिफिकेशन दो भागों में होता है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। कुछ विद्वान इसके तीन भाग करते हैं, तो अपन तीन भागों के हिसाब से पढ़ लेंगे। तो अब सीधा आप मेंटल डाले हेडिंग, परत नंबर 2 डाल दो मेंटल। मेंटल मेंटल प्रावार भी कहते हैं हो, ये शब्द भी आता है कहीं कहीं, मेंटल या प्रावार। एक जो आपने मोहरोविकिक में लिखा था ना, तरंग गति में अचानक वृद्धि, तो यहाँ पी तरंग की जो गति है वो 7.9 से 8.1 हो जाती है अचानक। ये भी अच्छा है, 7.9 से 8.1 किसकी, पी तरंग की गति। हालांकि इतना गहरा प्रश्न आपके नहीं पूछा जाएगा, बट थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद में
हाँ, मेंटल का सीधा लिखो। क्रस्ट के नीचे 2900 किलोमीटर की गहराई तक। अभी तो आप क्लासिफिकेशन नहीं करना है, सीधा लिखो 2900 किलोमीटर की गहराई तक का हिस्सा या का भाग लिख सकते हैं। विद्वान इसे, हाँ नहीं, एरो करके लिखो, आयतन वाला लिख देते हैं पहले। देखो, पृथ्वी के आयतन का 83%, द्रव्यमान का 68%। बहुत ही अच्छा प्रश्न है हो। पृथ्वी के आयतन का 83% और द्रव्यमान का 68%। अब अपन इसकी परतें ले लेते हैं, मेंटल के भाग। सबसे पहले लिखो मोह असंबंधता से, मोह असंबंधता से 200 किलोमीटर तक। ये पहली परत है, पहली परत है मोह असंबंधता से 200 किलोमीटर तक का भाग। देखो, ये आंशिक द्रवित अवस्था में है, ये आंशिक द्रवित अवस्था में है, इसे दुर्बल ताप मंडल कहते हैं। अब समझ में आ गया होगा आपको। इसे दुर्बल ताप मंडल कहते हैं। ज्वालामुखी उद्गार यहीं से होते हैं। ज्वालामुखी उद्गार यहीं से होते हैं। इसे निम्न वेग प्रदेश भी कहते हैं। ये अच्छा प्रश्न है। इसे निम्न वेग प्रदेश या निम्न गति मंडल भी कह सकते हैं इसको, निम्न गति मंडल कहते हैं। यहां भूकंपीय तरंगों की गति अपेक्षाकृत कम हो जाती है। यहां भूकंपीय तरंगों की गति अपेक्षाकृत कम हो जाती है, इसीलिए तो इसे निम्न वेग प्रदेश कहा है। सुनो, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। मोह असंबंधता मतलब जैसे ही क्रस्ट खत्म हुई, क्रस्ट खत्म होते ही मोह असंबंधता आ जाएगी। वहां से लेकर के 200 किलोमीटर तक का जो एरिया है, उस वो जो आंशिक द्रवित अवस्था में, जिसको हम दुर्बल ताप मंडल या एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, दुर्बल ताप मंडल, और यहां लिख देना एस्थेनोस्फीयर, दुर्बल ताप मंडल या एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। ज्वालामुखी के उद्गार यहीं से होते हैं। या भूकंपीय तरंगों की जो गति है उसमें अचानक गिरावट आती है, इसलिए इसे निम्न वेग प्रदेश या निम्न गति मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखो 200 से 700 किलोमीटर की गहराई तक का भाग। दूसरा 200 से 700 किलोमीटर की गहराई तक का भाग। देखो, ये ऊपरी मेंटल का हिस्सा है, ये ऊपरी मेंटल का हिस्सा है। वैसे ऊपरी मेंटल में 200 से 700 किलोमीटर वाला ये हिस्सा, और ये जो मो कंटिन्यूटी से 200 किलोमीटर तक का हिस्सा, मतलब एस्थेनोस्फीयर प्लस 700 किलोमीटर के आगे वाला, ये पूरा पूरा ऊपरी मेंटल कहलाता है। मैं डायग्राम में आपको बता दूंगा।
फिर नीचे लिखो रेपिटी असंबद्धता स्टार लगा करके, क्योंकि इसमें तो विशेष कुछ है नहीं, बट हाँ एक चीज है, थोड़ा इसकी डेंसिटी वगैरह के बारे में लिख देते हैं। डेंसिटी लिख दो इसकी 3.5 से 5, ज्यादा विशेष है नहीं, 3.5 लिख दो घनत्व है, 3.5 के करीब ही होगा, 5.5 तो निचले वाले में चला जाएगा। फिर नेक्स्ट लिखो रेपिटी असांतत्य, रेपिटी या रेपेटी, रेपेटी या आपको ये भी मिलेगा रेपिटी असांतत्य। देखो 700 किलोमीटर की गहराई पर, 700 किलोमीटर की गहराई पर पाई जाने वाली असंबद्ध परत, पाई जाने वाली असंबद्ध परत, ये हो गई आपकी रेपेटी असांतत्य। एक जो आपने लो वेलोसिटी जोन लिखा था ना, निम्न गति प्रदेश, वहां आपके जो पी तरंग की गति है वो 7.8 हो जाती है, पी तरंग की गति है वो 7.8 किलोमीटर पर सेकंड हो जाती है। ये भी अच्छा प्रश्न है। देखो इसमें थोड़ा वेरिएशन देखो आप, यहां अचानक बढ़कर के कितनी चली गई, 8.1 चली गई, जबकि इसमें कितनी आ गई आपकी 7.8 आ गई, थोड़ी गिरी है। इसका मतलब ये लो वेलोसिटी एरिया है एस्थेनोस्फीयर। बाकी इसमें कोई अलग से प्रश्न बनेगा नहीं, 200 से 700 किलोमीटर की गहराई तक है, इसमें कुछ नहीं, डेंसिटी का है और ये ऊपरी मेंटल का हिस्सा है। उसके बाद में रेपिटी असांतत्य आ जाएगा, और रेपिटी असांतत्य के नीचे लिख दो निचला मेंटल 3 नंबर पे, उसमें भी ज्यादा कोई विशेष चीज नहीं है, नंबर 3 लगा करके लिख दो निचला मेंटल, निचला मेंटल। और आगे लिख दो 700 से 2900 किलोमीटर तक का क्षेत्र, निचला मेंटल कर दें, या 700 से 2900 किलोमीटर तक का क्षेत्र। और इसमें जो डेंसिटी है ये लगभग 10 के आसपास पहुंच जाती है, घनत्व 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब तक मिलता है, मतलब आखिर तक कोर के पास जाने तक। तो ये 3 पार्टीशन हो गए इसके, और संपूर्ण निचले मंडल का एवरेज घनत्व है वो 4.5 से लेकर के 10 तक जाएगा। ये आपकी हो गई मेंटल या मेंटल। उसके बाद में नेक्स्ट लिखो गुटेनबर्ग विसर्ट असांतत्य, क्योंकि मेंटल पूरा होते ही कोर शुरू होता है, मेंटल पूरा ठोस है, नीचे एक मेंटल के नीचे स्टार नोट लगा करके लिख देना, मेंटल ठोस अवस्था में है। उसके बाद लिखो गुटेनबर्ग विसर्ट असांतत्य, स्टार लगा करके लिखो, गुटेनबर्ग ऑब्लिक विसर्ट कह दें या विचार्ट असांतत्य, एक ही नाम है। देखो 2900 किलोमीटर की गहराई पर, 2900 किलोमीटर की गहराई पर मेंटल व कोर के मध्य पाई जाने वाली असंबद्ध परत, मेंटल व कोर के मध्य पाई जाने वाली असंबद्ध परत। विद्यार्थियों ऐसे भी आ सकता है निचला मेंटल प्लस बाह्य कोर, ये भी सही है, यानी कोर का कौन सा हिस्सा है बाह्य, और मेंटल का कौन सा हिस्सा है निचला।
बाकी इसमें कोई विशेष है नहीं। परत में जो भूकंपीय तरंग है उसकी गति में अचानक बदलाव आता है। उसके बाद लिखो आप कोर 3 नंबर पे। कोर कोर कह दें या प्रोड कह दें तो भी चलेगा। 2900 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर से केंद्र 6370, या ये भी आता है एनसीईआरटी के अनुसार 6378 किलोमीटर तक का भाग अधिक डेंसिटी वाला होगा, अपन सब जानते हैं। इसको हिंदी में एक और शब्द भी आता है, अंतरतम। वैसे इंग्लिश शब्द से ये ज्यादा ज्यादा जाना पहचाना है। इसमें भी आपको द्रव्यमान और आयतन का प्रश्न तो अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। आयतन का 16% और द्रव्यमान का 32%। और आयतन आयतन का 16% और द्रव्यमान का 32%। देखो ये आयतन का कम है, यानी ये आयतन कम रखता है, द्रव्यमान ज्यादा रखता है। जबकि इससे पूर्व वाला जो आपने पढ़ा था मेंटल, मेंटल की कहानी इससे अलग थी। मेंटल देखिए आयतन तो रखता है अधिक लेकिन द्रव्यमान रखता है कम। आयतन 83 रखता है, पृथ्वी के कुल आयतन का 83% मेंटल के पास है, और द्रव्यमान का ये 68% ही रखता है। ये कहीं न कहीं कंफ्यूज तो नहीं करें आपको। आयतन मेंटल ज्यादा रखता है, द्रव्यमान आयतन के बजाय परसेंटेज में कम है। जबकि कोर के अंदर देखिए, कोर में आपको आयतन तो मिलेगा 16% और द्रव्यमान मिलेगा 32%। उधर क्रस्ट में भी आपका आयतन अधिक था और द्रव्यमान कम था, क्योंकि ये भारी है तो वजन तो फिर ज्यादा रखेगा ना। तो पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का इसके पास हिस्सा अधिक है। डेंसिटी 8 से 11 तक चली जाएगी, ओवरऑल डेंसिटी घनत्व है औसतन 8 से 11 है, लेकिन 13 तक भी कुछ विद्वान हिम्मत देते हैं कि 13 तक भी जा सकता है। और इस क्षेत्र में पी तरंग की गति है वो 13.6 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। पी तरंग की जो गति है वो 13.6 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। ये विद्यार्थियों अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान रखना। उसके बाद अपन कोर को दो भागों में बांट करके उसकी स्टडी करें, क्योंकि दोनों की अलग अलग विशेषता है, तो उस हिसाब से आपको समझ में बढ़िया आएगा। गुटेनबर्ग विसर्ट असांतत्य से आउटर कोर शुरू हो जाता है, बाह्य कोर। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दो बाह्य कोर। है ना। आउटर कोर 2900 किलोमीटर से लेकर के 5150 किलोमीटर तक। गहराई कितनी? 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक। नोट लगा करके लिखो, बाह्य कोर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये अच्छा प्रश्न है पूरे चैप्टर का। बाह्य कोर द्रव अवस्था में पाया जाता है, या एस तरंग लुप्त हो जाती है, ये इसकी विशेषता है। या एस तरंग लुप्त हो जाती है। पी तरंग की गति है वो धीमी हो जाती है। पी तरंग की गति है वो धीमी हो जाती है। आपने वो मैंने जब बताया था साया क्षेत्र पिछली क्लास में, तो उसमें मैंने चित्र के द्वारा बताया था कि किस तरीके से यह है वो साया क्षेत्र बनता है। तो उसमें जो आउटर कोर आ रहा था ना, आउटर कोर विद्रवित अवस्था में वहां जाकर के ये बंद हो जाती है।
5150 किलोमीटर पे ये आपका खत्म हो जाएगा। इसकी डेंसिटी का कोई अलग से विशेष क्वेश्चन बनेगा नहीं, ओवरऑल 10 तक इसकी डेंसिटी जाती है। उसके बाद में आप स्टार लगा करके लिखो लेमैन असांतत्य। लेमान या लेमैन असांतत्य। बाह्य कोर व आंतरिक कोर के मध्य पाई जाने वाली असंबद्ध परत, ऐसे लिखो, बाह्य कोर व आंतरिक कोर के मध्य पाई जाने वाली असंबद्ध परत। लिख दिया? इसमें कोई विशेष इसका प्रश्न बनेगा नहीं। भूकंपीय तरंगों में अचानक बदलाव आता है। उसके बाद फिर लिख दो निचला कोर या आंतरिक क्रोड लिख दो। आंतरिक क्रोड, आंतरिक क्रोड या आंतरिक कोर 5150 से 6370 या 6378 किलोमीटर तक ये ठोस अवस्था में है। ये ठोस अवस्था में है या निकिल व लोक बड़ी मात्रा में पाया जाता है। बाकी इसमें कोई विशेष प्रश्न नहीं बनेगा। पी तरंग की गति 11.23 किलोमीटर प्रति सेकंड है, एक ये लिख देना। यहाँ पी तरंग की गति है वो 11.23 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगी और डेंसिटी 13 के आसपास चला जाएगा। कुछ बुकें 13.6 भी लिखती है, तो घनत्व भी लिख देना इसका 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये हो गया आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना का आधुनिक मत, जो भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद ये डायग्राम तो वैसे आपने पूर्व में भी मैंने समझा दिया यार, इसको बढ़िया ढंग से समझ लेना। इसमें एक तो ये जो डिसकंटिन्यूटी लेयर है इसका सीक्वेंस देख लेना। सीक्वेंस मतलब ऊपर से नीचे की तरफ डिसकंटिन्यूटी किस तरीके से है, और एक परत वाइज देखना। उसमें कई बार ये आ जाता है क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, फिर आ जाता है रेपिटी, फिर गुटेनबर्ग। इस तरीके से इनका सारों का क्रम देखना है। सबसे पहले ऊपरी क्रस्ट है, उसके बाद कोनार्ड है, फिर निचला क्रस्ट है, फिर मो है, उसके बाद ऊपरी मेंटल है, फिर रेपिटी है, फिर निचला मेंटल है, उसके बाद गुचार्ड, विचार्ड या गुटेनबर्ग है, उसके बाद आउटर कोर है, फिर लेमान है और फिर इनर कोर है। ओके, आउटर कोर आपको मिलेगा तरल अवस्था में, ये अच्छा है। इनर कोर आपको ठोस अवस्था में मिलेगा। मेंटल आपको ठोस में मिलेगा। मेंटल दोनों ही, ऊपरी मेंटल निचला मेंटल दोनों ठोस है, और क्रस्ट पूरी की पूरी ठोस है। और एक ये जो प्लास्टिक अवस्था लिखा है ये वो एस्थेनोस्फीयर वाला आपका एरिया है, तो आंशिक द्रव अवस्था में है, दुर्बल ताप मंडल वाला। दुर्बल ताप मंडल कह दें या लो वेलोसिटी जोन कह दें या एस्थेनोस्फीयर कह दें। एक विद्यार्थियों में कंपेरेटिव आपको बताना चाहूंगा, एक बुक के अंदर एक ये थोड़ा स्ट्रक्चर दिया है, केमिकल स्ट्रक्चर क्रस्ट का भी दिया है, यानी क्रस्ट के अंदर कौन कौन से रासायनिक तत्व किस मात्रा में पाए जाते हैं, एक होल पृथ्वी के अंदर कौन कौन से रासायनिक तत्व किस मात्रा में पाए जाते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे देखना, जो हमारी क्रस्ट है ना, सबसे ऊपर की जो परत है उसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो क्रस्ट के अंदर सबसे बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन है, जबकि होल ओवर पृथ्वी देखे तो पृथ्वी पर सबसे बड़ी मात्रा में लौह तत्व है, फेरस सबसे ज्यादा मिलेगा आपको। देखो, क्रस्ट में आपको 46% मिलेगा ऑक्सीजन, 27% मिलेगी आपको सिलिका और 8% मिलेगा एल्यूमिनियम। फिर अगला आपका लौह तत्व आता है जो 5% है। तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कम है सिलिका, सिलिका से कम एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से कम लोहा, लोहा से कम है कैल्शियम और कैल्शियम से कम है सोडियम। ये सीक्वेंस जरूर याद कर लेना।
और 2-3 के परसेंटेज भी जरूर याद कर लेना। ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, लोह तत्व, कैल्शियम, ये क्रस्ट की बात हो रही हो, केवल क्रस्ट की, जबकि ये पूरी पृथ्वी है, इसमें मेंटल कोर सारा है। तो इसमें लोह तत्व 35% है, 2 नंबर पे ऑक्सीजन आती है पूरी पृथ्वी पर 30%, सिलिका 3 नंबर पे है 15%, मैग्नीशियम 4 नंबर पे है 13%, निकल 5 नंबर पे 2.4 और सल्फर 1.9। अच्छा प्रश्न है ये आपका। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का चैप्टर क्लियर हो गया। धन्यवाद।